नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर आज मैं हाजिर हूं कुंभ की चर्चा लेकर। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है कुंभ। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जीसस के जन्म के 10,000 साल पहले से इसके होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी 10,000 BC से इसके होने के ये होता था, इसके होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये पर्व विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के रूप में सारे विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोग के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। अब ये ज्योतिषीय संयोग क्या है? मकर राशि में सूर्य देव आ जाएं, वृष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हों और माघ मास में विधुक क्षय हो गया हो। विधुक क्षय का मतलब विधु माने चंद्रमा, क्षय माने क्षरण। विधु का क्षरण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आ जाती। तो जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के पास आता है तो वो प्लैनेट अस्त हो जाता है, यानी सूर्य इतना महाप्रकाश है कि उसके निकट आते ही सब। तो सूर्य और चंद्रमा जब साथ हो जाए तो ये इस साल कब है? 29 जनवरी को। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं होता होगा कि आपने खटाक से बटन दबाया और तय से वो बिल्कुल कुंभ घटित हो गया और सब वाइब्रेशंस निकलने लगी। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। अब वहाँ क्या है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तो गंगा यमुना तो दिख रही हैं और सरस्वती वो धर्माचार्यों के, विद्वानों की विचारधारा है जो साक्षात होकर, जीवित होकर सरस्वती बनकर वहां बहती है। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, इसीलिए उसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। तो हर 12वें साल, 12 वर्ष में बृहस्पति अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। हालांकि इस बार अब बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है और सृष्टि के इतिहास में इसके पहले कब अतिचारी हुआ था? आप देखिए, बृहस्पति के अतिचारी होते ही तमाम पूरी दुनिया में अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। और अतिचारी बृहस्पति की शुरुआत में ही जो कुंभ घटित हो रहा है, ये भी अपने आप में इंटेलिजेंसिया का, बुद्धि का, बौद्धिकता का बड़ा अद्भुत एग्जाम्पल बनने जा रहा है। क्यों? 12 साल में, 12 वर्षों में बृहस्पति उसी स्थान पे वापस आ जाता है। यानी मकर में सूर्य की गति हो, बृहस्पति वृषभ राशि में हो और अमावस्या की तिथि हो। अब इसकी शुरुआत थोड़ा पहले से हो जाती है और थोड़ा बाद तक चलती है। यानी मकर संक्रांति से शुरुआत हो गई और 26 और शिवरात्रि तक चले गई। तो हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोगों के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया है, जो उस समय के धार्मिक आयोजन और सम्राट की दानशीलता को प्रदर्शित करता है। सम्राट कितने दानी थे और अपना दान देकर किस प्रकार वो सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणकारियों का सामना किया, जिनमें 17वीं शताब्दी का अफगान आक्रमण भी प्रमुख था। नागा साधुओं ने सनातन के लिए मुगलों ही नहीं, अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। नागा साधुओं की वीरता और समर्पण की गाथा नगर प्रवेश की परंपरा के रूप में आज भी हर महाकुंभ का हिस्सा है, जो भारतीय समाज की गौरवपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय समाज के सामूहिक आस्था, संघर्ष और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। अगर हम कुंभ के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि ह्वेनत्सांग ने कुंभ के अवसर पर प्रयाग में आयोजित महासम्मेलन का वर्णन किया है,
जिसमें स्वयं सम्राट हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। और ये विवरण बड़ा रुचिकर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न केवल हर्षवर्धन बल्कि कुंभ के इस अवसर पर यह परंपरा रही थी कि कन्नौज के पूर्ववर्ती शासक प्रयाग जाकर सिद्ध ऋषि महात्माओं के दर्शन व पूजन करते थे। साथ ही निर्धनों और अनाथों को दान भी देते थे। तीर्थराज प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में यज्ञ मंडपों की स्थापना की गई थी और अपार जनसमूह महाकुंभ के आयोजन में उपस्थित था। पूरे देश के महंत, ब्राह्मण, विद्वान, अनाथ आदि को आमंत्रित किया गया और उनके ठहरने व अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया गया था। पूजा, चढ़ावा, दान आदि की सामग्री से सैकड़ों पर्णकुटी भरी हुई थी। तो एक ह्वेनसांग लिखते हैं कि 1 महीने तक प्रतिदिन दीन दुखियों को दान देने का सिलसिला चलता रहा और यह दान इतना अधिक था कि राजकोष खाली हो गया। जब सम्राट के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने अपने मुकुट की मणि निकालकर वो भी दान कर दी। अपने शरीर पर पहने गए गहनों और मूल्यवान वस्त्रों को भी उन्होंने उठाकर दान कर दिया। अब जब दान की बात हुई तो दान एक अत्यंत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। दान के द्वारा आप रोगों का निवारण कर सकते हैं। दान के द्वारा आप देखो, 2-3 तरह के लोग हैं। एक धन से वंचित लोग हैं, वो लोग जो प्रयास करके भी धन अर्जित नहीं कर पाते। एक वो लोग हैं जो साधु प्रवृत्ति में हैं, जिनको धन की कोई चिंता ही नहीं, धन आवे ना आवे, हरि का भजन चल रहा है। और एक वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ा धन एकत्र कर लिया लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं। उस स्थिति के लिए दान की महिमा का वर्णन किया जाता है। किसको क्या दान करना चाहिए। यहां एक बात याद दिला दूं कि जो आपके भाग्य का मालिक है, कृपा पूर्वक भूलकर कभी भी उसे दान नहीं करिए। अपनी जन्मपत्रिका को देखिए, ना मालूम हो तो पास के किसी पंडित से पूछ लीजिए। उदाहरण के लिए मेष राशि अगर आपकी मेष लग्न है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जन्मपत्रिका में 9वां घर भाग्य का है, यानी बृहस्पति का है। तो बृहस्पति से रिलेटेड कुछ भी आपको दान नहीं करना चाहिए। अब बृहस्पति से रिलेटेड क्या है? हल्दी बृहस्पति से रिलेटेड है, केसर बृहस्पति से रिलेटेड है, सोना, स्वर्ण नहीं दान करना चाहिए, सोना नहीं दान करिए आप। तो दान करते समय उन चीजों को जो आपके भाग्य से संबंध रखती है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके शरीर से संबंध रखती हूँ, और तीसरा ऑप्शन है आपके 5वें स्थान से संबंध रखती हूँ। इन चीजों का दान अवॉइड करना चाहिए। भाग्य से संबंधित चीजों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। लग्न से संबंधित चीजों का दान मुसीबत होने पर करना चाहिए, यानी बहुत आवश्यकता होने पर करना चाहिए। और 5वें स्थान से संबंधित चीजों का दान भी ऐसी ही अवस्था में कोई मुसीबत आ जाने पर ही करना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए। और इसको सीधी भाषा में बोलें तो नवमेश, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, जिनमें टॉप प्रायोरिटी गोज टू नवमेश। तो जो 9वें घर का मालिक है उसका दान आपको कभी नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए। तो आप नोट ही कर लीजिए कि किस राशि वाले को क्या दान नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों को सोना और हल्दी दान नहीं करना चाहिए। मेष लग्न वालों, जिनकी मेष लग्न हो। वृष लग्न वालों को लोहा, काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहा, काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, ये दान नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को भी लोहा, कोयला दान नहीं करना चाहिए। कर्क राशि वालों को सोना और हल्दी दान नहीं करनी चाहिए, केसर भी दान नहीं करनी चाहिए कर्क राशि वालों को। सिंह राशि वालों को तांबा, ब्लड, जो रक्तदान करते हैं, तांबे के अलावा ये जो मूंगा होता है, मूंगा, तांबा, मूंगा और ब्लड, ये नहीं देना चाहिए किसी को।
कन्या लग्न वालों को परफ्यूम दान नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वालों को स्टेशनरी के आइटम दान नहीं करने चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों को दूध, पानी और चावल दान नहीं करना चाहिए। धनु लग्न वालों को गेहूं, तांबा, माणिक्य, सफेद नमक, शिलाजीत और शिरोवस्त्र यानी टोपी या सर पे पहनाने की पगड़ी दान नहीं करनी चाहिए। मकर लग्न वालों को हरी दाल, हरी मूंग और हरे रंग की कोई भी चीज, ग्रीन कलर की कोई भी चीज दान नहीं करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल नहीं दान करनी चाहिए। फिटकरी नहीं दान करनी चाहिए। दंत मंजन नहीं दान करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को चमकीले नीले रंग से बनी कोई चीज दान नहीं करनी चाहिए। सुगंध दान नहीं करनी चाहिए। स्त्री दान नहीं करनी चाहिए। गाय दान नहीं करनी चाहिए। देखो, अब यहाँ स्त्री और कन्या में फर्क है। कन्या दान कर सकते हैं आप, लेकिन स्त्री के भाव में हो वो दान नहीं कर सकते आप। मीन लग्न वालों को तांबा, मूंगा, रक्त यानी ब्लड और मसूर की दाल दान नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान करते हुए तब आप अपने दान को सुनिश्चित करें। और देखो, दान करके बड़ी बड़ी पीड़ाओं का हरण किया जा सकता है और दान की परंपरा कुंभ का एक हिस्सा रही है। तो कुंभ के इस हिस्से यानी दान को गले से लगाकर हम बहुत सी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हम अपने जीवन से बहुत सी उन समस्याओं को, जो समस्याएं हमारे लिए व्याधि बन गई हैं, आदि बन गई हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम दान के जरिए चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दान की इसी महत्ता को देखते हुए सदैव से सम्राटों ने, कन्नौज के सम्राटों ने और सम्राट हर्षवर्धन ने ढेर सा दान कुंभ क्षेत्र में किया। तो ये तो थी दान की महत्ता। अब इस कुंभ नाम के आयोजन की महत्ता और इतिहास के दृष्टिकोण से इस कुंभ के इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले उस हर्षकालीन महाकुंभ आयोजन की कुछ और विशेषताओं को भी जान लेते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, महाकुंभ पर्व हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि अर्धकुंभ हर 6 साल के अंतराल में आयोजित होता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि स्थानों पर इन बड़े अवसरों पर प्राचीन काल से ही बड़े मेले लगते आए हैं। यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्ण कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो उस नक्षत्र योग में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि पर आना 12 साल में एक बार ही होता है। तभी महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आदि के आधार पर विशेष योग भी बनते हैं। उसी विशेष ग्रहों का संयोग हर्षकालीन महाकुंभ में था। वही संयोग इस वर्ष 2025 के प्रयाग महाकुंभ में भी बना है। तो ये थी चर्चा महाकुंभ की। ये थी चर्चा कि किस समय कुंभ का क्या प्रारूप रहा। ये थी चर्चा कि कुंभ में जाकर हमें क्या मिलता है, और ये थी चर्चा कि कुंभ जाकर क्या करें और क्या न करें। कल हम इस चर्चा को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे और कल हम ये चर्चा करेंगे कि नागा साधुओं ने किस किस समय कितना कितना योगदान दिया और समाज पर नागा साधुओं का कितना एहसान है, कितनी कृपा है, और इस कृपा को हमें स्वीकार करना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।